इन दोनों चार्जेस के बीच में हम किसी शीट को रख लें, जिस तरह यहाँ पे है कि ब्रास शीट इज प्लेस्ड बिटवीन देम, तो फिर फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये शीट जो है ये डिपेंड करते हैं एप्सिलॉन पे। ओके, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं कि ये वैल्यू उन्होंने याद किए होते हैं और वो कहते हैं कि ये वैल्यू मेरे पास एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। सो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर विल बी दिस वैल्यू, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ सम मटेरियल that's depend upon the relative permittivity. So in simple word, dielectric constant will tell you about the storage of electrical energy in itself. Okay, तो इसको हम ट्रांसमिशन लाइन में आपने देखा होगा, इस तरह के पोल्स होते हैं 11 kV के, तो यहाँ पे सेरेमिक्स इंसुलेटर्स होते हैं, उसके ऊपर इस तरह वायर गया होते हैं। ओके, तो ये इंसुलेटर जो होते हैं, इसका जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होते हैं वो 20 किलो वोल्ट होते हैं। ओके, और हम 11 किलो वोल्ट का वो लाइन यहाँ से पास करते हैं उसके ऊपर। पोटेंशियल ग्रेडियंट से आपको थोड़ा सा सिग्नल मिल जाते हैं कि मुझे कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगी अगर मैं सेम चार्ज को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना चाहूँ। ओके, ये रिलेटिव परमिटिविटी जो है ये इसके अंदर जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं। ओके, कि उसका स्ट्रक्चर पोलराइजेबल है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने जो सीरीज स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो एमसीक्यूज का, तो वीके मेहता बुक को हमने स्टार्ट किया था, उसके जो 4 चैप्टर्स हैं उसके 100 एमसीक्यूज हम कवर कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, उस चैप्टर के 1 से लेके 10 तक एमसीक्यूज को हमने एक्सप्लेनेशन के साथ कवर अप करना है। इस चैप्टर के हमने अप टू 100 एमसीक्यूज को कवर अप करना है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन होंगे। ओके, ये बुक कवर करने के बाद, लाइक सारे चैप्टर्स को कवर करने के बाद, फिर हमने जो चैप्टर 1 है उसके 100 से लेके 200 तक एमसीक्यूज की कवर अप करना है विद फुल एक्सप्लेनेशन। ओके, so now let's get the first MCQs. The first MCQs is the force between two electrons separated by a distance r varies as। तो यहाँ पे as we know that हमारे पास कूलम लॉ है कि your force that will be equal to the constant of proportionality Q1 Q2 divided by r square। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि the force between two electrons separated by a distance r, तो two electron is electron 1 electron 2। ओके, like charge 1 and charge 2 separated by a distance r। ओके, so varies as, so it will be r square r, r to the power of -1 r to the power of -2। so r to the power of -2 that will be the correct answer। okay, यहाँ पे देख लो, ये आपका फोर्स जो है that is inversely proportional to r square, or you can say r to the power of -2। okay, now let's do the second MCQ। second MCQ is two charges are placed at a certain distance apart, a brass sheet is placed between them, the force between them will increase, decrease, remain unchanged, none of the above। इस एमसीक्यूज के जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको आगे कुछ एमसीक्यूज इस तरह आ रहे हैं जिसमें हम उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उससे आपका यहाँ पे भी, वहाँ पे हम एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, उससे आपका ये एमसीक्यूज भी कवर अप हो जाएगा। बट यहाँ पे इस एमसीक्यूज को मैं एक फार्मूले से कवर अप कर लेता हूँ कि हमारे पास फार्मूला है कि एफ इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास के क्या है कि के आपका हो जाएगा दैट्स विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख लो, तो हमारे पास जो, लाइक एक हमारे पास चार्ज Q1 है, दूसरा हमारे पास चार्ज Q2 है, एंड द सेपरेशन बिटवीन चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2 इज R। बट यहाँ पे अब अगर हम कुछ शीट को रख लें, ओके, इन दोनों चार्जेस के बीच में हम किसी शीट को रख लें, जिस तरह यहाँ पे है कि ब्रास शीट इज प्लेस्ड बिटवीन देम, तो फिर फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये शीट जो है ये डिपेंड करते हैं एप्सिलॉन पे। ओके, तो आप कौन से मटेरियल का शीट आपने यहाँ पे रखा है, तो वो डिपेंड करते हैं एप्सिलॉन पे। एक्चुअली आपका जो एप्सिलॉन होता है दैट इज इक्वल टू दी एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। ओके, रिलेटिव परमिटिविटी एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ओके, तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो, तो ये वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब ये वैल्यू आपकी इंक्रीज हो गई तो ये वैल्यू आपकी डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशन। ओके, तो यहाँ पे फोर्स आपका डिक्रीज होगा। इस पॉइंट की अच्छे से एक पॉइंट है यहाँ पे, वो एक्सप्लेनेशन आपको आगे एमसीक्यूज में कवर अप हो जाएगा। ओके, कि ये फोर्स किस तरह डिक्रीज होता है। एमसीक्यूज नंबर 3, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंसेस विल बी स्टडीड अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक, इनकैंडेसेंट लैंप, इलेक्ट्रिक आयरन, लाइटनिंग लोड, इलेक्ट्रिक मोटर। इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनकैंडेसेंट लैंप जो है इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये इनकैंडेसेंट लैंप जो होते हैं ये वर्क करते हैं बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस के ऊपर, ये काम करते हैं। ओके, लाइक क्या होता है, हमारे पास इसके अंदर एक रेजिस्टर वायर होते हैं। ओके, उसमें करंट जाते हैं, तो उसमें जब करंट जाते हैं तो वो हमें हीट एंड लाइट देते हैं। ओके, हीट प्लस लाइट ये दोनों हमें देते हैं। ओके,
तो लाइट से हमें रोशनी मिलती है और हीट, जो पहले इंकैंडेशन लैंप आते थे तो वो जो 100 वाट के होते थे, ओके, तो वो हमें हीट भी देते थे, लाइट भी देता था, जिसकी वजह से आपका रूम जो था वो गर्म हो जाता था जब आप उस लाइट को ऑन कर देते। तो जो सर्दियाँ होती थी उसमें आपका रूम जो है इस हीट की वजह से वो गर्म हो जाता था, या आप उसको जब टच करते थे तो वो बहुत गर्म होता था, ओके। तो ये इसमें हमारे पास एक रेजिस्टर वायर होता है जिसमें करंट जाते हैं, तो हमें ये दोनों देते हैं, ओके। सो इसमें कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, ओके। तो यहाँ पे इस ये दैट्स विल नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन जो हमारे पास हैं ये हमारे पास काम करते हैं बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। रेजिस्टेंस, इसमें भी रेजिस्टिव वायर होता है, उसमें हमारे पास करंट फ्लो होता है, ओके। तो जब करंट फ्लो होता है तो उसमें क्या होता है, ये करंट क्या होता है, करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब इस रेजिस्टिव वायर में जाते हैं तो वो एनर्जी को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जब एनर्जी को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो यहाँ पे हम उससे फिर वो जो हीट होते हैं उससे हम अपने कपड़ों को इस्त्री करते हैं, ओके। तो इसमें भी कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल इसमें भी इन्वॉल्व नहीं है, ओके। सो दिस विल आल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन। सो अब हमारे पास द लाइटनिंग रॉड, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास लाइटनिंग रॉड जो होते हैं ये हमारे पास जितने भी फॉर एग्जाम्पल एक घर है, ओके, ये मेरे पास घर है, इसको मैंने लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करना है, तो इसके ऊपर मैं लाइटनिंग रॉड लगा दूंगा, ओके। तो लाइटनिंग रॉड क्या होगी, जो भी लाइटनिंग होगी तो वो इसको कैप्चर करेगा। ये लाइटनिंग रॉड जो है इससे कॉपर वायर इस तरह ग्राउंडेड होता है, ओके। तो ये जो लाइटनिंग है ये इसको कैप्चर करेगा, ओके, और इस बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक से, ओके। तो ये जो है ये लाइटनिंग रॉड ये इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके। Like it provide a pathway to discharge the huge electrostatic charges to ground, okay। तो इसी तरह ये अपने इस बिल्डिंग को सेफ रखते हैं, ओके। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट भी इन्वॉल्व होते हैं और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये चार्ज की जो स्टोरेज है ये हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ओके। तो ये जो लाइटनिंग रोड है इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रिक मोटर जो होते हैं ये हमारे पास लाइक मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों के इंट्रैक्शन से इस उस पे ये काम करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, ओके। तो इसमें भी कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक का कोई कंसेप्ट इसमें भी इन्वॉल्व नहीं होता। सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द लाइटनिंग रोड, ओके। ओके, द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज एमसीक्यूज नंबर 4, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर इज, सो दैट्स विल बी इक्वल टू 1, ओके। आपका जो परमिटिविटी होता है दैट इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, ओके। यहाँ पे एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो है इसका जो वैल्यू होता है 8.85 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -11 सॉरी -12, ये इसका वैल्यू है, एंड दिस विल बी द कांस्टेंट वैल्यू। और रिलेटिव परमिटिविटी जो है ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। सो फॉर ईयर, ईयर के लिए इसकी जो वैल्यू होगी दैट्स विल बी इक्वल टू 1, ओके। तो इट मीन्स के फॉर ईयर आपकी जो परमिटिविटी होती है दैट्स इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ओके। सो इन दिस वे द सेकंड ऑप्शन दैट्स विल बी द करेक्ट आंसर। MCQ number 5. The relative permittivity of a material is 10. Its absolute permittivity will be, तो यहाँ पे हमारे पास permittivity of a material is equal to its relative permittivity and its absolute permittivity. Few minutes पहले मैंने बताया कि relative permittivity that will be equal to 1 for air. तो ये आपका फिर absolute permittivity हो जाएगा, okay? Like your absolute permittivity will be equal to the permittivity of that material, but in this case the material will be air, okay? तो आपका ये इस तरह हो जाएगा, और अब इसकी वैल्यू जो है 8.85 टाइम 10 टू द पावर ऑफ -12, ओके। तो हम कहते हैं ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है ऑफ एयर, ओके। अच्छा, यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दिस मटेरियल फाइंड करना है, और मटेरियल का रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है दैट इज 10। तो दैट्स विल बी इक्वल टू 8 पॉइंट दैट्स विल बी इक्वल टू 10 टाइम्स 8.85 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -12। तो ये आपका हो जाएगा 8.85 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -11। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं कि ये वैल्यू उन्होंने याद किया होते हैं और वो कहते हैं कि ये वैल्यू मेरे पास एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। सो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ईयर विल बी दिस वैल्यू। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ सम मटेरियल दैट्स डिपेंड अपॉन द रिलेटिव परमिटिविटी। जिस तरह यहाँ पे देख लो तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दिस मटेरियल will be equal to 8.85 times 10 to the power of -11, okay, and the relative permittivity of this material is given to you that is 10। तो वो 10 आप यहाँ पे पुट कर लो, सो यहाँ पे आपके पास एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दिस मटेरियल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज अनदर नेम फॉर रिलेटिव परमिटिविटी इज, तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ओके। आपने कई जगहों पे बुक्स में इस तरह देखा होगा कि रिलेटिव परमिटिविटी उसके साथ इन ब्रैकेट उन्होंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखा होगा, ओके।
सो डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको कहते हैं, इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होते हैं दैट इज एक्चुअली इट्स टेल यू द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, लाइक हमारे पास इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह जा रहे हैं। तो इसमें आप कोई मटेरियल को रख लो, तो उस मटेरियल में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हो सकता है, दैट्स डिपेंड अपॉन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मटेरियल। इस मटेरियल का अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा तो इट मीन्स कि इसमें ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो सकता है। ओके, और इस मटेरियल का अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा तो इट मीन्स कि इस मटेरियल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लो तो ये आपको कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा, अपने अपने अंदर कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर स्टोर करेगा। सो इन सिंपल वर्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल टेल यू अबाउट स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इटसेल्फ। ओके, अच्छा अब हमारे पास अगर ये यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ईयर होगा, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे हम कुछ मटेरियल रख लें तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, लाइक 1 से लेकर 10 के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होते हैं वो वेरी करते हैं। ओके, 10 जो होते हैं वो अक्सर ग्लास के लिए या प्लास्टिक के लिए होते हैं, और बाकी जो मटेरियल है उसका इन बिटवीन 1 एंड 10 के में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं। ओके, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसको कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो लाइक कितने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड को ये मटेरियल बर्दाश्त कर सकते हैं, उसको हम डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। लाइक अगर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपका ज्यादा होगा इस मटेरियल का तो इट मीन्स कि इस पे आप जितने हाई इंटेंस के इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे आप गुजार दो तो ये डैमेज नहीं होगा। ओके, लाइक ये बर्दाश्त कर लेता है, ये ब्रेक डाउन नहीं होगा। ओके, तो दैट इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होते हैं उसको हम वोल्ट पर मीटर में मेजर करते हैं। ओके, कि 1 मीटर में कितने वोल्टेज को ये मटेरियल बर्दाश्त कर लेते हैं। ओके, तो वोल्ट पर मीटर। ओके, लाइक हमारे पास जो हाई वोल्टेज की जो एप्लीकेशंस होती हैं वहां पे हम इस चीज को देखते हैं। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को देखते हैं कि इस मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है। इस मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा वोल्टेज को बर्दाश्त करेगा, अगर इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम है तो वो कम वोल्टेज को बर्दाश्त करेगा। ओके, लाइक डिफरेंट मटेरियल्स हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल एयर हो गया। ओके, तो एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर का है दैट इज 3 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर। ओके, इतने मिलीमीटर में जो एयर है वो इतने वोल्टेज को बर्दाश्त कर लेते हैं विदाउट डैमेजिंग द मटेरियल। मटेरियल यहाँ पे क्या है, एयर है। ओके, तो इतने वोल्टेज को वो बर्दाश्त कर लेते हैं। कुछ और मटेरियल्स हैं जिस तरह हमारे पास मिका हो गया। ओके, तो या कोई सेरेमिक हो गया जो हम अक्सर इलेक्ट्रिकल टावर्स में एज इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं, तो वहां पे हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होते हैं वो 20 किलो वोल्ट पर एम होते हैं। ओके, 1 mm में वो 20 किलो वोल्ट तक बर्दाश्त कर सकता है। इस वैल्यू से अगर आप उसको ज्यादा करोगे तो फिर वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो 20 किलो वोल्ट तक है। ओके, तो इसको हम ट्रांसमिशन लाइन में आपने देखा होगा इस तरह के पोल्स होते हैं 11 kV के, तो यहाँ पे सेरेमिक्स इंसुलेटर्स होते हैं, उसके ऊपर इस तरह वायर गया होता है। ओके, तो ये इंसुलेटर जो होते हैं इसका जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होते हैं वो 20 किलो वोल्ट होते हैं। ओके, और हम 11 किलो वोल्ट का वो लाइन यहाँ से पास करते हैं उसके ऊपर। अच्छा, पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको कहते हैं, इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये एक्चुअली हमें बताते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज एक्चुअली वोल्ट पर मीटर। ओके, तो लाइक हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और मीटर 1 मीटर में वोल्टेज की कितनी चेंजेस आएंगी दैट्स विल टेल यू बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, लाइक यहाँ पे आप कुछ कोई मटेरियल रख लो, अगर हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा तो इट मीन्स के हाई चेंज आएगा। ओके, इट मीन्स कि यहाँ पे आप किसी चार्ज कोई चार्ज मटेरियल यहाँ पे रख लो तो उस पर ज्यादा फोर्स एक्ट होगा। ओके, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा इफ यू हैव ए हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, अगर इस फील्ड का पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा है तो इट मीन्स कि इस चार्ज पे ज्यादा फोर्स एक्ट होगा। ओके, like a stronger electric field that will act on this small particle. Okay, like अगर आपने इसको ऑपोजिट, लाइक ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके आना है तो आपको कितनी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी गिवन टू यू बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट से आपको थोड़ा सा सिग्नल मिल जाते हैं कि मुझे कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगी अगर मैं सेम चार्ज को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना चाहूँ। ओके, सो दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एमसीक्यूज नंबर 7, the relative permittivity of most material lies between 20 to 100, 10 to 20, 100 to 201 and 10। तो few MCQs पहले हमने इसको डिस्कस किया, that is 1 and 10। ओके,
अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो तो हमारे पास 1 और 10 के बीच में रहती है। ये फर्स्ट रेंज जो है ये हमें बताता है वैक्यूम, ओके। जो वैक्यूम का जो रेफरेंस है वो हमें ये लोअर लिमिट देता है, ओके। लाइक इसका जो वैल्यू है दैट विल नॉट बी लेस देन 1, बट दिस इज द लोअर लिमिट, ओके। 1 से ऊपर होगा, ओके। जितने भी रिलेटिव परमिटिविटी वैल्यूज है वो 1 से ऊपर होंगी। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास मटेरियल है, ओके। तो इसके अंदर हमारे पास चार्जेस होते हैं, ओके। मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके। एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी जो है ये इसके अंदर जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं, ओके। कि उसका स्ट्रक्चर पोलराइजेबल है कि नहीं। अगर ज्यादा पोलराइजेबल मॉलिक्यूल्स और एटम इस मटेरियल के अंदर हैं, तो इट मींस कि वो ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करेंगे, ओके। तो ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं तो इट मींस कि उसकी जो परमिटिविटी की वैल्यू है वो भी ज्यादा है, ओके। लाइक जो हमारे पास जो कॉमन मटेरियल्स हैं, जिसमें मैं ले लेता हूँ प्लास्टिक को ले लेता हूँ, जिसमें मैं ग्लास को ले लेता हूँ, जिसमें मैं वाटर को ले लेता हूँ, ओके। तो उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो अ, उसका वो इतना मोर पोलराइजेबल नहीं है। वो लिमिटेड पोलराइजेबिलिटी है उसकी, ओके। तो लिमिटेड पोलराइजेबिलिटी की वजह से वो जो वैल्यू है उसको भी उसने लिमिट कर दिए हैं। लाइक 10 तक होते हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं उसके 1 से लेकर 10 तक होते हैं, ओके। लाइक ये जो मटेरियल होते हैं ना, इसके अंदर हमारे पास इस तरह के कुछ डायपोल्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे, ओके। डायपोल्स होते हैं। तो ये पोलराइजेबिलिटी जो मैंने फ्यू मिनट्स वर्ड यूज किया है दैट इज दिस ओरिएंटेशन, ओके। कि ये डायपोल जो है ये जब इलेक्ट्रिक ये मिक्स होते हैं, किसी का डायरेक्शन इस साइड पे होता है, किसी का डायरेक्शन इस साइड पे होता है, ओके। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई हो जाती है तो ये इन सब की डायरेक्शन सेम हो जाती है, ओके। तो अब ये डायरेक्शन, ये ओरिएंटेशन जो है, ये डायपोल्स की जो ओरिएंटेशन है, ये कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो दैट्स डिपेंड अपॉन दी रिलेटिव परमिटिविटी। अगर ये ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो ज्यादा रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होगी, अगर कम एनर्जी रिक्वायर्ड है तो कम रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होगी, ओके। तो ये बेसिकली पोलराइजेबिलिटी की जो कंसेप्ट है वो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, ये जो है ये अगर इस तरह के एमसीक्यूज आ जाएं, मैं ये एक्स्ट्रा कंसेप्ट इसलिए आप लोगों को समझाता हूँ ताकि इससे रिलेटेड और भी एमसीक्यूज आ जाएं तो वो भी आपको क्लियर हो, ओके। यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी पे ये किस तरह डिपेंड करते हैं कि नहीं, यस ये डिपेंड करते हैं फ्रिक्वेंसी पे, ओके। जो परमिटिविटी होती है इस मटेरियल का दैट इज द फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट, ओके। वो फ्रिक्वेंसी के साथ चेंज होती रहती है, ओके। लाइक फ्रिक्वेंसी कम होगा तो ज्यादा डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करेंगे, ओके। तो जब ज्यादा डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करेंगे तो इट मीन्स के उसका जो उसकी जो परमिटिविटी वैल्यू है वो ज्यादा है, ओके। लेकिन अगर फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगा, ओके, तो उसमें जो डायपोल्स हैं वो कम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो जब डायपोल्स कम रिस्पॉन्ड करेंगे तो फिर हमारे पास जो परमिटिविटी की वैल्यू है वो कम होती है, ओके। तो ये वैल्यूज जो है ये रेंज उसके जो होते हैं वो दैट इज फ्रॉम 1 up to 10, ओके। So option 4 that will be the correct option. Okay. Now the eighth MCQ is when the relative permittivity of the medium is increased, the force between two charge placed at a given distance apart. तो हमारे पास जब रिलेटिव परमिटिविटी आप इंक्रीज कर लो तो फ्यू मिनट्स पहले मैंने आपसे यही समझाया कि दैट इज द इनवर्स रिलेशन। तो जब इसका रिलेटिव परमिटिविटी आप इंक्रीज कर लेते हो तो द force between two reactions that will get decreased because of the inverse relation. MCQ number 9. That is, two charges are placed at a distance apart. If a glass slab is placed between them, the force between the charges will decrease, okay, because of the permittivity of the value, okay, permittivity of this glass slab, okay। इसकी वैल्यू ज्यादा होती है तो जब ज्यादा होती है तो फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो कम होगा, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू इज एमसीक्यू नंबर 10। देयर आर टू चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम। द रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम विल बी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक है 1 माइक्रोकूलम एंड सेकेंड चार्ज इज 5 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ द फोर्सेस, सो फोर्सेस force on this charge because of 5 coulomb, that will be, let's suppose I am uh, represented that by F5 1, okay. Force on 5 due to 1, okay, and F1 5 will represent force on 1 due to 5, okay, and F 5 1 represent force on 5 microcoulomb charge due to 1 microcoulomb charge, okay। तो इन दोनों का आप यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे फोर्स का क्या होता है दैट इज के आपका कांस्टेंट होगा दैट इज 9 टाइम्स 10 to the power of 9 Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो आर भी कांस्टेंट है, Q1 Q2 ये दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लो तो ये दोनों सेम वैल्यू आपको देंगे।
तो इट मीन्स के द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन 5 due to 1 to the ratio of force on 1 due to 5, that will be equal to 1. Okay, तो ये आपका 1:1 होगा. So first option, that will be the correct option. Okay, so if you have any question, any confusion, so you can ask me question in the comment box. Thanks for watching. See you in next video. Allah Hafiz.